कुछ कहना चाहूंगा। मेरा जो ये पर्सपेक्टिव है, लीगल पर्सपेक्टिव की बात मैं करना चाहता हूं। हम ये मानते हैं और ये लिखा हुआ है, द लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, द लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम जानते हैं, उसे मानते भी हैं। पर मेरा ये कहना है कि द लॉ इज अ वेपन ऑफ स्टेट फॉर इनजस्टिस टू SC, ST एंड OBC. It is a weapon for a state to do injustice to SC, ST and OBC. Why? कैसे? आदिवासियों को जंगल से, जमीनों से विस्थापित करने का जो प्रक्रिया है अंग्रेजों से, वो कानून से हुई। कानून से ही आदिवासियों को जंगल से निकाला गया, कानून से ही आदिवासियों को जमीनों से निकाला गया। आप फॉरेस्ट एक्ट बारे में जानते होंगे, 1865 से अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया। बाद में 1927 में एक स्पेसिफिक एक्ट रिगार्डिंग फॉरेस्ट उन्होंने बनवाया। इसके कारण आदिवासियों को जंगल में जो उनका ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल लाइफ जो जंगल में है, उसको वहां से निकाला। और आगे जाके आजाद देश में भी नए कानून बने, और जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सभी कानूनों ने आदिवासियों को जंगल से विस्थापित किया अंग्रेजों ने। और आजादी के बाद भी सरकारों ने क्या किया? कानून से इसको विस्थापित कर दिया। ये कानून इज अ वेपन। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये के लिए लॉ इज वेपन फॉर स्टेट। ये प्रस्तावित करता है कि आदिवासियों को नुकसान, आदिवासियों का विस्थापन कानून से किया गया। और वो जो राइट की बात थी, जंगल की राइट की बात थी, 2005 में FR एक्ट लाया। बड़े आजादी की बात कितने समय के बाद आया, कितने सालों के बाद आया। वो अधिकार देने की बात जो एक्ट कहता है, जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस की बात कहता है एक्ट 2005 में, कि हम आदिवासी को जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ उसको न्याय करने के लिए हम एक कानून लाए हैं, उसका भी अभी परिस्थिति क्या है? सो स्टेट इज यूजिंग लॉ एज ए वेपन। यही परिस्थिति है पैसा में। आदिवासी हो, SC हो, OBC हो, जो लाभ मिला संविधान में वो लागू हुआ सिर्फ एंड सिर्फ फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड सर्विसेज और पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये 3 रिजर्वेशन आजादी के बाद मिलने चालू हो गए। पर मेरा ये कहना है कि जो जल जंगल जमीन की बात का आदिवासी कहता है, उसको कब राइट मिला? जल जंगल जमीन की बात जो आदिवासी कहता है, उसको राइट कब मिला? आजादी के बाद कब मिला? फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 2005 में। 1996 एक कानून आया भुजिया साहब द्वारा, जो ये कहता है कि, जो ये समझता है कि आदिवासी की जो जमीन है, आदिवासी जंगल में रहता है, वो उसका अधिकार है। व्हाट इज इनहेरेंट राइट, नॉट एन इनहेरेंट राइट। ये टेक्निकल शब्द है लॉ का। इट इज इनहेरेंट राइट ऑफ ट्राइबल्स टू रिगार्डिंग टू फॉरेस्ट एंड लैंड। जो भी हमारा जो कस्टमरी लॉ था, जो चलता आया था 1996 को, उसको रिकॉग्नाइज करके भुजिया साहब ने उसको पैसा एक्ट में रखा। उसको रिकॉग्नाइज करके पैसा एक्ट में रखा एनफोर्समेंट के लिए। हुआ क्या? 96 के बाद कितने साल गुजर गए, अभी तक भी उसका इंप्लीमेंटेशन अगर कहें तो हुआ नहीं है। ऑन पेपर ये कहता है कि 10 राज्यों में पैसा का एक्ट का लागू हो गया है। व्हाट अबाउट द स्पिरिट एंड लॉ, स्पिरिट एंड लेटर ऑफ द पैसा? ये कभी लागू हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। जो सेंट्रल कहता है ग्राम सभा के बारे में, जो सेंट्रल कहता है गांव कौन सा आदिवासी का, उसके बारे में कभी भी कानूनों में, राज्य के कानूनों में उसको लागू किया नहीं गया। सो पैसा ऐसा था नहीं, पर ऐसा वैसा बना दिया सरकारों ने। सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने
इसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिले किया। उसका जो इंटरप्रिटेशन है लेटर का, स्पिरिट का, पैसा का, उसका भी इंटरप्रिटेशन गलत किया उन्होंने, इंप्लीमेंटेशन बहुत पूर किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डिले इन इंप्लीमेंटेशन is injustice to tribal society. It is a crime done by state. It is a state-sponsored crime. If you are not implementing constitutional rights for citizens, then it is a constitutional crime done by. इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि it is weapon of state for giving injustice to tribals, SC and OBCs. There is a confusion. सरकारें क्या करती है? सरकार के बहुत सारे सिर हैं, रावण से भी ज्यादा सिर हैं, उससे भी ज्यादा उसके हाथ हैं। कहते कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। और एक प्रकार का मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम सब बैठे हैं, हमारा सबसे कमजोर कड़ी है लीगल एजुकेशन। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है लीगल एजुकेशन। मेरा यह कहना है कि लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ यू वांट टू फाइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वी वांट टू फाइट फॉर स्टेट्यूटरी राइट्स इन इंडिया। जब तक हमें यह मालूम नहीं पड़ेगा मेरा पैसा कैसा है आदिवासियों को, वो कैसे लड़ेगा? कस्टमरी लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड इन पैसा एक्ट, but the state is implementing corrupt practices regarding policies, regulations. They are doing corrupt practices to delay the justice to tribals and others मूल निवासी। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? How what to do illegally? हमें क्या करना चाहिए? हमें मालूम है पंचायत की जो प्रावधान है आर्टिकल 243 में लिखे गए हैं, पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या कहता है? उस आर्टिकल को पढ़ोगे आप 243 में, वो ये कहता है कि ये जो पंचायती जो प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है, उसको लागू करने की स्टैट्यूटरी राइट किसको है? राज्य को है। लागू कौन कर सकता है? स्टेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है इज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 246 इन लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7। ये उसका विषय है राज्य सरकार का। उसको क्या फॉलो करना है? गाइडलाइंस। कौन सी गाइडलाइन? 243 में लिखी गई गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना है और पंचायती राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन को अपने राज्यों में उसको पारित करना है। और जो किया बहुत सारे सभी राज्यों ने किया है, पर एक चीज जो लिखी गई थी उसमें 243M में, वो हम समझ नहीं पाए। उस 243M में लिखा गया कि ये सब जो जोगवाइयां हैं, ये प्रावधान है, ये आज शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगी, ऐसा लिखा गया। तो कौन बनाएगा इसका कानून? इसकी सत्ता है बनाने के लिए। Who has legislative competence to bring act regarding the schedule area? उसी प्रावधान में 243M 4B में लिखा गया कि पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ रिगार्डिंग पंचायत प्रोविजंस फॉर शेड्यूल एरिया। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तरफ बोलता है कि 243 राज्य की जवाबदारी है, वो इन प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को, उसको अमलीकरण करेगा फॉर जनरल पंचायत। पर शेड्यूल एरिया के लिए बंधारण, ये संविधान ये कहता है इट इज पार्लियामेंट इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू इनेक्ट लॉ रिगार्डिंग पंचायत। अभी हम देखते हैं कि सभी राज्यों के ये प्रोविजंस देख रहे हैं कि पंचायती इंस्टीट्यूट में पैसा कहां पे है? कहीं पे नहीं है। जो स्पिरिट लिखा है सेंट्रल एक्ट में, जो डेफिनेशन लिखी है सेंट्रल एक्ट में, वो कहीं पे भी नहीं है। इट इज ए पेपर एक्ट इन ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स। और यहां लीगल इश्यू होता है
केंद्र सरकार मीन्स पार्लियामेंट हैज अ competent or is a competent to implement a act, और एक तरफ ये कहता है कि राज्य वो उसके अंतर्गत कानून बनाएगा अपने अपने राज्य में. But the issue is that in schedule area, fifth schedule area, there is a totally different administration control given in this constitution. उसका प्रावधान अलग लिखा गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है. What means administration? It includes all organs of the state. It is legislative issue, is administrative issue, judicial issue. उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है 244 और शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में. मैं ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सब्सटेंशियल लॉ. एक ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, एक सब्सटेंशियल लॉ है, उसको एक मोशन में लाने के लिए पार्लियामेंट को प्रोसीजरल लॉ बनाना पड़ेगा. अभी तक आजादी के बाद भी शेड्यूल 5 के बारे में कहीं भी प्रोसीजरल लॉ बनानी है पार्लियामेंट में. आपने देखा कहीं पे? सिर्फ पर सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया शेड्यूल 5 के लिए. आप पढ़ लो समता जजमेंट. उन्होंने गाइडलाइन दी सरकार को, ऐसे गाइडलाइन बनाओ शेड्यूल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पर नहीं बनाई उन्होंने. ये क्या हो रहा है? इट इज डिले, इनजस्टिस. They are not implementing the constitutional principles, guidelines in act for tribals. एक दूसरी जो आर्टिकल है 254, आप पढ़ लेना. उस 254 में लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार केंद्र का बना हुआ कानून अगर वो पारित नहीं करता या उसको फॉलो नहीं करता, तो वो राज्य का कानून रद्द, जहां तक वो सुसंगत नहीं है उस हद तक रद्द करना चाहिए. तो क्या राज्यों में 10 राज्यों में जो पंचायती जोगवाइयां हैं, प्रावधान लिखे गए हैं अपने अपने एक्ट में, क्या उसको अमल किया है? नहीं किया ना. तो 254 आर्टिकल है, इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल्स टू गो इनटू हाई सुप्रीम कोर्ट एज अ पिटिशन दैट दे आर नॉट फॉलोइंग the constitution law, because Central PESA Act is a constitutional part of constitution, because it is written in 243 4B. Only parliament can enact law for the PESA Act in states, so they have to follow. It is binding for a state to follow the PESA Act without interfering with the definition or without interfering with the implementation of the issues. All the provisions, there are 15 provisions in the Central PESA. They're binding. They have to implement it, but they are not implementing. One example I would like to give, गुजरात का. गुजरात में 1996 के बाद जो गुजरात पंचायत धारा एक कोड है, उसमें थोड़ा सुधार रखा गया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल PESA एक्ट. और रूल्स कब बने? 2017. सेंट्रल PESA एक्ट में सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेक्शन 4A, B, C and D. डी कहता है कि ग्राम सभा इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी. इट इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी. इट मीन्स इट इज कॉम्पिटेंट मीन्स लीगल. इट इज कॉम्पिटेंट. इट मीन्स इट कैन मेक रेगुलेशंस. ग्राम सभा इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी and to protect and preserve cultural identity, customary law, community resources and traditional management of disputes. ये 4 चीज ऐसी लिखी गई है जो क्या करती है? ऑटोनॉमी देती है. किसको देती है? ट्राइबल्स को, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट विद इन देयर टेरिटरी. ये कहीं भी आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी ये 10 राज्यों के एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा इट इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी. भूरिया साहब ने जो हमारा कस्टमरी लॉ है पूरा अंदर रखा हुआ है, जो ऑटोनॉमी जैसा है ही नहीं इस कानूनों में. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देयर इज नो सेल्फ इन गवर्नमेंट, इट इज ओनली लोकल गवर्नमेंट. सेल्फ निकाल दिया उन्होंने.
It is local government, top to bottom, centralization, decentralization. But Gram Sabha of tribals, customary Gram Sabha is from bottom to up. It is autonomous. और यही ग्राम सभा की डेफिनेशन अगर आप आर्टिकल 243 में पढ़ोगे तो लिखा है कि वो ग्राम सभा का कार्य क्या है, ग्राम सभा का फंक्शन क्या है, उसका पावर क्या है, वो इट इज अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कानून में उसके हिसाब से होगा। पर सेंट्रल पैसा में ऐसा नहीं है। तो जो ग्राम सभा को जो ताकत दी है सेंट्रल पैसा ने, वो कहीं भी नहीं है। देयर इज अ कंफ्यूजन, लीगल कंफ्यूजन। हमारे ट्राइबल में लीगल कंफ्यूजन हो रहा है। भाई ये जो कस्टमरी लॉ है अकॉर्डिंग टू पैसा 4 सेक्शन 4D, वो सच है कि आर्टिकल 13(3)(b) में है जो लिखा है रूढ़ी परंपरा वाले जो कानून है वो सच है। सो देयर इज कंफ्यूजन इन एवरी विलेजेस इन ट्राइबल्स, दे आर फाइटिंग ईच अदर। वो अंदर लड़ रहे हैं कि भाई ये वाला सही है ग्राम सभा, हम जैसे पढ़े लिखे बोलते हैं नहीं ये सही है, तो कुछ होता नहीं है। लीगल कंफ्यूजन इज अ part of the government tactics. It is part of the government tactics. Intentionally government state has created this legal confusion, and fraudulently it has implemented it in their laws, state laws. So it is crime, state sponsored crime. It is indirect genocide of tribals and other minorities like SC, OBC. So what can we do? After more than 25 years, we are waiting for implementation of पैसा। ये होगा क्या? फ्यूचर में 25 साल भी चले जाए तो नहीं होगा, मेरा ये कहना है। वी आर वेरी लेट। जो हमें जब मिलना था वो मिला नहीं। मेडिकल में एक हमारा टर्म होता है अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंशन। अगर उसको निदान कर दिया पहले तो उसको रोग इंसान को बचाया जा सकता है। यहाँ यही हालत है। जो हमें अधिकार मिलने थे आजादी के बाद वो मिला नहीं, अब मिल रहे हैं। तो हमारा पूरा बॉडी जो ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल जो कम्युनिटीज है, जो SC OBC है, जो मूल निवासी कहते हैं, उनकी परिस्थिति अब बिगड़ गई है। अब क्या ला के दोगे आप? अब आप दोगे कैंसर बढ़ गया तो क्या करते हो? डॉक्टर पैलिएटिव ट्रीटमेंट देता है। अभी सरकारें आपको बोल रही है हम ये दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं। जब हमें वो फाउंडेशन बनना था हमारा समाज का डेवलपमेंट का, तब कहां गए थे? ये फाउंडेशन हमारा बना नहीं है। अब मिलेगा भी तो क्या करेंगे हम? इतना कंफ्यूजन पैदा करके रखा है कि लॉ के बारे में, स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल्स। शेड्यूल 5 को तो ऐसे बंधन में लिखा हुआ है, स्वर्ण अक्षर में लिखा है, कभी उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। वो तो ये सही बात, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती है समता जजमेंट से, नियमगिरी जजमेंट भी, हाँ ये अधिकार उनका है। सेंट्रल एक्ट पैसा भी बोल रहा है और उसको लोग मान रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो उसको बोलता है हमारा अधिकार है पंचायती प्रोविजंस बनाने का। They don't have legislative competence to bring act regarding the central पैसा। क्यों ये कहना चाहता हूं कि which is because of 243B, पढ़ लीजिए। वो संविधान ही कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर, तो इनको कहां पावर हुआ है? दे हैव टू फॉलो, है ना। लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द सेंट्रल पैसा शुड बी फॉलोड इन द पंचायती इंस्टीट्यूशंस एक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। ऐसा हो नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है व्हाट इज द लीगल सॉल्यूशन। मैं आपको डीप सेंट्रल में नहीं जाऊंगा, मैं लीगल पर्सपेक्टिव मैंने बोला था वही बात करूंगा। व्हाट इज द लीगल सॉल्यूशन? अगर ऐसे लड़ते रहेंगे, सरकार से बातें करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, तो 25 साल वो चले जाएंगे। तब तो एडवांस कैंसर स्टेज जैसी परिस्थिति आदिवासियों की हो जाएगी, जिससे दूसरे मूल निवासी जो जंगल में रहते उनकी परिस्थिति हो जाएगी। तो क्या करना बाद में लेके, अधिकार लेके क्या करने का, दवाई लेके क्या करना है के बाद में? वक्त चला गया है ना। दे वांट टू डिले करो, अपने आप वो जिनोसाइड हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, वो इथनिसिटी खत्म हो जाएगी, वो कल्चर खत्म हो जाएगा। इसी के लिए तो वो डिले करते हैं।
सेंट्रल एक बोलता है कि जितने भी शेड्यूल एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट आता उसका आदिवासी चेयरपर्सन होना चाहिए, पर कहाँ है? ऐसा नहीं है। मैंने खुद पिटीशन लगाई हुई इसमें, क्योंकि जब कलेक्टर के पास जाते हैं वो लेके, तो कलेक्टर तो वो पंचायत एक्ट ही पढ़ता है, उसमें लिखा नहीं होता ना, तो उसका तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर है नहीं कलेक्टर का। ये पुलिस ऊपर बनती है काटने के लिए। अब कलेक्टर के पास जाओगे तो वो तो ये बोलेगा सर इसमें तो ऐसा लिखा नहीं, गुजरात पंचायत एक्ट में आर्टिकल ऐसा, ये सेक्शन में ऐसा लिखा नहीं है कि ये सरपंच आदिवासी होगा। सेंट्रल पैसा एक्ट में लिखा है, उसको छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। ये सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन की बात है ना, अभी तक हुई नहीं है। तो ये लीगल एजुकेशन अगर हम नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे जंगल भी चला गया, जमीन भी चली गई। अंग्रेजों ने जमींदार सिस्टम लाके जमीन ले गए, और बाद में 1894 में वो एक्ट बनाया लैंड एक्विजिशन, उसमें भी ले गए। और 2013 में थोड़ा एक पॉजिटिव आया है ट्राइबल्स के लिए, पर उसका भी फायदा नहीं मिल रहा है ना। हमारे गुजरात में देखो टूरिज्म एक्ट बना रहे हैं, दे डोंट हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी टू इनेक्ट लॉ रिगार्डिंग शेड्यूल एरिया। आदिवासी है, कौन निश्चित करता है? प्रेसिडेंट निश्चित करता है। शेड्यूल एरिया कौन निश्चित करता है? प्रेसिडेंट निश्चित करता है। इनमें इनका क्या रोल है? द एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन दैट इज सेंट्रल एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल एरिया, ऐसा 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है पैरा 3 में। ये सब कहाँ गया? तो ये सेंट्रल भी अपना लॉ, अपना जो जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा नहीं रही है, राज्य भी निभा नहीं रही है। इसी का कारण है कि देयर इज फेलर। अब बोलोगे पैसा क्यों अभी हम लोग जागरूक नहीं, पर पैसा तो ऊपर से लॉजिकली ये लीगली उन्होंने काट डाला है, तो हमको कैसे मिलेगा? सो इस वक्त हो गया ज्यादा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें लीगली फाइट करनी चाहिए। और जो पैसा एक्ट जो प्रावधान है अभी सभी स्टेट में नहीं है, तो एक पिटीशन होनी चाहिए सर, अंडर आर्टिकल 254(1) subject to article 243(4)(b). The parliament was a competent authority, then why are they not following? उनके स्टेट लिस्ट में शेड्यूल एरिया के बारे में लिखा ही नहीं गया है। आप पढ़ो स्टेट लिस्ट में, जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वी कैन फाइट। तो कुछ आंसर मिलेगा अपन को, सरकार के सामने लड़ेंगे तो ये मिलने वाला नहीं है 25 साल तक भी। सो थैंक्स टू ऑल। मैं अपना थोड़ा लीगल प्रेजेंटेशन अभी दिया है, लेटर ऑन वक्त मिलेगा तो बात करेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय जोहार। धन्यवाद डॉक्टर भगोरा सर। बाबा साहब एक बात कहा करते थे, जिस दिन मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 वकील और 10 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, मेरे समाज के सामने कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आपके अलावा 2-3 एडवोकेट के अलावा लाखों एडवोकेट हमारे समाज में, फिर भी उंगली नहीं, हाथ उठ रहे हैं। बाबा साहब झूठ बोल रहे थे या ये लोग झूठ है, मुझे पता नहीं चलता है। बाबा साहब तो झूठे हो नहीं सकते। तो अगली कड़ी में मैं वक्ता के तौर पर बुलाता हूँ डॉक्टर अमोल वज्जी सर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे मूल निवासी विद्यार्थी संघ के। आइए सर, और अपने इस विषय के ऊपर विचार रखिए। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों,